कंजूस बूढ़ी निर्मला अपने 3 बेटे अभय, कुमार, रमेश, 2 बहुएं काजल, पूजा, पति चमनलाल, इन सबके साथ अपने घर में रहती है। निर्मला के 2 बड़े बेटे अभय और कुमार कपड़े बेचने का कारोबार करते हैं और छोटा बेटा रमेश अभी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था। एक दिन सवेरे दोनों बहुएं रसोई में चाय नाश्ते की व्यवस्था कर रही थी, तभी अचानक गैस खत्म हो जाती है। अरे, ये गैस कैसे खत्म हो गई? दोनों रसोई से बाहर सबके पास आती हैं। माँ जी, गैस खत्म हो गई। क्या? अरे, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गई गैस? अभी तो 15 दिन पहले ही गैस लाए थे ना हम। माँ जी, गैस पर दिन में 3 टाइम खाना बन रहा है। तुम दोनों ने ही जानबूझकर ज्यादा गैस खत्म की होगी। यहाँ हम एक एक पैसे की इतनी बचत कर रहे हैं और तुम दोनों हमें ऐसे बर्बाद करती जा रही हो। कोई बात नहीं माँ, मैं नया गैस ऑर्डर कर देता हूँ। कुछ दिन बाद अभय, कुमार दोनों अपनी दुकान में थे। वहाँ कुछ ग्राहक बैठे थे। तभी एक शराबी आदमी सिगरेट पीते हुए अभय की दुकान में आता है। अरे भाई, मुझे बढ़िया से साड़ी दे दो। तभी ये आदमी नशे की हाल में अभय की दुकान में रखे कपड़ों के ऊपर गिर जाता है और उसके हाथ की सिगरेट कपड़ों के अंदर गिर जाती है। तभी कुमार उस शराबी आदमी को उठाकर दुकान से बाहर लेकर जाता है। कुमार उस आदमी को वहां से भगा देता है और ग्राहकों को कपड़े दिखाने लग जाता है। तभी वो जलती हुई सिगरेट कपड़ों में भयानक आग पकड़ लेती है और अभय की पूरी दुकान में आग लगने से उसके सारे कपड़े जलने लगते हैं। ये देखकर सब दुकान से भाग जाते हैं। देखते ही देखते आग इतनी ज्यादा फैल जाती है कि वो अभय और कुमार की दुकान को पूरा जलाकर खाक कर देती है। इस हादसे के बाद परिवार में मातम सा छा जाता है। कुछ दिन बाद, ये क्या हो गया हमारे साथ भगवान जी, हम तो एक ही पल में पूरे बर्बाद हो गए। कुमार, अब हमें कोई दूसरा काम तलाश करना होगा भाई, क्योंकि परिवार का गुजारा चलाने के लिए अब कुछ ना कुछ तो करना ही होगा हमें। तभी दोनों भाई घर से बाहर चले जाते हैं। पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे परिवार को। उन्हें कारखाने में 100 रुपए रोज से अनाज की बोरियां उठाने का काम मिल जाता है। रात का समय। सुनो बहुओं, इस घर में अब आमदनी काफी कम हो चुकी है, इसलिए अब तुम रोज राशन के दाल, चावल और रोटी ही बनाना और खाना भी अब गैस पर ना बनाना, क्योंकि गैस काफी कीमती आ रही है। तो हम खाना किस पर बनाएंगे फिर माँ जी? तुम दोनों छत पे जाके मिट्टी का चूल्हा बना लो और उसी पे खाना बनाया करना। ये सुनकर दोनों बहुएं दंग रह जाती हैं। तभी वो छत पर आकर मिट्टी का चूल्हा बनाने लगती हैं। छत पर कड़ी धूप और गर्मी लग रही थी। मई का महीना चल रहा था। बाप रे, यहाँ छत पर तो कितनी कड़ाके की धूप पड़ रही है। यहाँ तो 1 मिनट भी बैठा नहीं जा रहा। हाँ, हम इतनी धूप में कैसे खाना बना पाएंगे जेठानी जी? यहाँ तो हमारा रंग 2 दिन में कोयले की तरह काला हो जाएगा। अरे, हमारी दुकान को भी इसी गर्मी के मौसम में जलना था। थोड़े समय बाद चूल्हा बनकर तैयार हो जाता है और दोनों दोपहर की कड़ी धूप में छत पर बैठकर चूल्हे पर खाना बनाने लगती हैं। मुझसे नहीं बैठा जा रहा इतनी धूप में, मैं तो पागल हो जाऊंगी यहाँ। अरे, कितनी चटके लग रहे हैं धूप के। 10 मिनट में ही हमारा शरीर पसीने में गीला हो गया और ऊपर से सूरज आग बरसा रहा है और नीचे ये चूल्हा। इन दोनों की गर्मी में तो हम जान से मर जाएंगे। दोनों तेज धूप में बैठकर आधे घंटे तक खाने की व्यवस्था करने लगती हैं। इस तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। 3 से 4 दिन में ही छत पर खाना बनाने से काजल और पूजा का रंग काला पड़ने लगता है। एक रात काजल अपने कमरे में थी। मेरा शरीर तो कितना काला होता जा रहा है। अगर मैं रोज रोज ऐसे ही छत पर बैठकर खाना बनाने लगी तो मैं तो काफी बदसूरत हो जाऊंगी। नहीं नहीं, मुझे कैसे भी करके खाना बनाने के कहर से बचना होगा। अगले दिन सवेरे, बहुओं जाओ दोपहर के खाने की व्यवस्था करो। पूजा, तू आज नीचे घर के काम कर ले, मैं खाने की व्यवस्था कर लेती हूँ। अरे वाह, चलो, मुझे धूप की गर्मी से छुटकारा तो मिला। अब मैं नीचे घर में ठंडी छांव में आराम से काम करूंगी। काजल छत पर आकर खाने की व्यवस्था करने लगती है। पूजा, अब तू मेरा नाटक देख। यहाँ खाना बनाने का काम तो तू ही करेगी। थोड़े समय बाद काजल खाना लेकर नीचे आने लगती है। तभी वो जानबूझकर नीचे सीढ़ियों के पास आकर लेट जाती है। उस समय वहां पर कोई नहीं था। माँ, मेरी टांग टूट गई। बहू, अरे बाप रे। अरे, ये क्या हो गया? मेरा पैर। अरे, ये खाना कैसे गिर गया? क्या हुआ जेठानी जी?
मैं सीढ़ियों से नीचे गिर गई। बहुत दर्द हो रहा है मुझे। निर्मला, तुम बहू को कमरे में ले जाओ, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। थोड़े समय बाद काजल अपने कमरे में बेड पर लेटी थी और उसके पास डॉक्टर उसका चेकअप कर रहा था। डॉक्टर साहब, आप बाहर जाकर सबको ये कहना कि मेरी एक टांग टूट चुकी है और अब मुझसे चलना फिरना नहीं हो पाएगा। पर तुम्हारी टांग तो ठीक है, मैं झूठ क्यों बोलूं? तभी काजल चुपके से डॉक्टर के हाथों में नोटों की गड्डी थमा देती है। समझ गया। थोड़े समय बाद डॉक्टर बाहर आता है। मेरी बहू ठीक तो है ना डॉक्टर साहब? काजल का एक पैर फ्रैक्चर हो चुका है, मैंने उसे पट्टी बांध दी है। अब 2 से 3 महीने तक उसे केवल आराम करने दीजिए, वो अब चलना फिरना नहीं कर पाएगी। डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। इसे कहते हैं लोगों को बेवकूफ बनाना। वाह काजल वाह, क्या बहाना करके तूने खाना बनाने के काम से छुटकारा पा लिया। काजल ये सब नाटक कर रही थी, ना वो सीढ़ियों से गिरी थी और ना ही उसका पैर टूटा था। अब बेचारी अकेली पूजा घर के काम भी करती है और साथ ही कड़ी धूप में छत पर जाकर खाना भी बनाती है। कुछ दिन यूं ही बीतने लगे। पूजा काजल के कमरे के पास आती है तो अंदर काजल जोर जोर से हंस रही थी। माँ, हाँ माँ, मैंने बड़ी चालाकी से सबको बेवकूफ बनाया और पैर टूटने की झूठी बात कहकर अपने कमरे में बेड पर आकर लेट गई। अब धूप में खाना बनाने का काम पूजा करेगी। ये बात बाहर खड़ी पूजा सुन लेती है। अच्छा, तो जेठानी जी पैर टूटने का नाटक कर रही है। अगले दिन सवेरे पूजा चाय नाश्ता लेकर काजल के कमरे में आती है। काजल सोई हुई थी। तभी पूजा एक नकली छिपकली को रस्सी से काजल के पैर पर बांधकर वहां से चली जाती है। थोड़े समय बाद जब काजल आंख खोलती है तो अपने पैर पर छिपकली देखकर वो जोर से चिल्लाती है, आज छिपकली छिपकली छिपकली। काजल चिल्लाते हुए कमरे से बाहर दौड़ते हुए सबके पास आ जाती है। मम्मी, छिपकली हटाओ इसे कोई। काजल को दौड़ते और कूदते देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। अरे बहू, तेरा पैर तो टूटा हुआ था ना, फिर तू दौड़ और कूद कैसे रही है? अरे वाह जेठानी जी, आप तो ठीक हो गई। चलो अच्छा है, अब हम दोनों फिर से घर के काम साथ में करेंगे। अरे ये क्या कर दिया मैंने? सब काजल को ठीक होते देखकर बहुत खुश होने लगते हैं। उसके बाद निर्मला फिर से काजल को छत पर खाना बनाने भेजती है। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि कभी भी बुरे काम या किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका परिणाम आखिर में बुरा ही हो। ये कपड़ा कितना चिकना है, बार बार धागा तोड़ते जा रहा है ये। बहू, थोड़ी देर आराम कर ले बेटा, सवेरे से एक जैसी तू सिलाई किए जा रही है। माँ जी, ये शीला काकी के जो कपड़े आए हैं इस पर सही से सिलाई नहीं हो रही है। ये कपड़ा इतना चिकना है कि बार बार ये मशीन का धागा तोड़ता जा रहा है। ये है भावना, जो सारंगपुर गांव में अपने छोटे से घर में अपनी सिलाई मशीन पर कपड़े सी रही थी। तभी भावना की ननंद रसिका कप में चाय लेकर आती है और अपनी भाभी और माँ दामिनी दोनों को चाय देती है। माँ, मैं पायल के घर जा रही हूँ, आज उसकी हल्दी की रस्म है तो मुझे घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी। तू अकेली मत आना, मैं नीरज को भेज दूंगी तुझे लेने के लिए। रसिका बाहर चली जाती है। दामिनी अपने इस परिवार के साथ बड़ी गरीबी में अपना जीवन बिता रही थी। पायल रसिका से कितनी छोटी है और देखो आज उसकी शादी होने जा रही है। पता नहीं मेरी बच्ची रसिका की कब होगी शादी। कितने रिश्ते आए उसे, पर हमारी गरीबी अवस्था को देखकर अब तक रसिका का कहीं भी रिश्ता नहीं हो पाया। माँ जी देखना, बहुत जल्दी रसिका की भी शादी हो जाएगी। परिवार की गरीबी के चलते अब तक रसिका की शादी नहीं हो रही थी। थोड़े समय बाद दामिनी का बेटा नीरज घर आता है। नीरज उसी गांव में मजदूर मिस्त्री का काम करता है, जिसकी आमदनी बहुत कम थी। रसिका कहाँ है माँ? जी, वो पायल के घर गई है। आज पायल की हल्दी है ना। पायल कितनी छोटी है रसिका से, और देखो उसकी शादी होने जा रही है। भगवान जी, आखिर कब होगी मेरी बहन रसिका की शादी? परिवार का हर सदस्य रसिका की शादी को लेकर चिंतित था। भावना घर में सिलाई का काम करती है, उसके पास भी ज्यादा ग्राहक नहीं आते थे। बहरहाल इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगा। एक शाम पड़ोस वाली निर्मला दामिनी के घर आती है। दामिनी जी, एक बहुत ही अच्छा रिश्ता है मेरी नजर में, आप कहे तो मैं ले आऊं लड़के वालों को, शायद उन्हें रसिका बिटिया पसंद आ जाए। लड़के वाले कौन है काकी जी? लड़के का नाम अजय है बेटा, वो शहर में रहता है और एक कंपनी में नौकरी करता है। थोड़े समय बाद निर्मला वहाँ से चली जाती है। भावना,
कल लड़के वाले घर आ रहे हैं, तुम सबके लिए बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट खाना बनाकर तैयार रखना। जी जरूर। कोई फायदा नहीं है भाई इतनी तैयारियां करके। हर रिश्ते की तरह ये रिश्ता भी मुझे पसंद नहीं करेगा। रसिका, हो सकता है इस रिश्ते में बात बन जाए। अरे बिटिया, हम इंसानों को हमेशा अच्छा ही सोचना चाहिए। नकारात्मक बातें इंसानों को अंदर से और ज्यादा कमजोर बना देती हैं। अगले दिन निर्मला पास के शहर में रहने वाले अजय और उसके माता पिता हरीश जानवी के साथ दामिनी के घर आती है। हरीश और उसके परिवार वाले काफी अमीर लोग हैं। हमें रसिका पसंद है। ये सुनकर दामिनी और सबके चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई साहब, आप बातें कीजिए, मैं दामिनी जी से अकेले में कुछ बात करके आती हूँ। दामिनी जानवी घर के आंगन में आते हैं। दामिनी जी, मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? आपको रसिका को दहेज में काफी सारा सामान, नेकलेस, ये सब देना होगा। बस यही मेरी गुजारिश है आपसे। ये सुनकर दामिनी दंग रह जाती है। ये तो दहेज मांग रहे हैं, अब हम गरीब कहाँ से लाएंगे दहेज? ठीक है समदन जी, जैसा आप चाहते हो वैसा ही होगा। थोड़े समय बाद अजय और उसके परिवार वाले अजय सारिका की शादी 1 महीने बाद की तय करके वहाँ से चले जाते हैं। रात का समय। क्या दहेज मांग रहे हैं? पर माँ, आजकल तो दहेज लेना जुर्म है ना? हाँ बेटा, पर शहर में लोगों ने इस चीज को रस्म बना रखी है। पर माँ, हम गरीब कहाँ से लाएंगे इतना सामान? हमारे पास तो शादी के खर्च इतने पैसे भी नहीं है, वो भी हमें किसी से कर्ज लेना होगा। जी, हम दहेज के सामान के लिए भी किसी से कर्ज ले लेंगे। इतने सालों बाद तो रसिका की शादी तय हुई है, अब इस रिश्ते को हमें हाथ से जाने नहीं देना होगा। पर भावना, दहेज का सामान लाने के लिए लाखों रुपए लगेंगे, इतने पैसे देगा कौन हमें? हम अपना ये घर गिरवी रख देते हैं और धीरे धीरे अपनी कमाई से चुकाते रहेंगे। नहीं भाभी, मेरी शादी के लिए आपको इतना सब करने की जरूरत नहीं है। रसिका, इंसान के जीवन में खुशियाँ एक ही बार दस्तक देती है, इसलिए हमें उन खुशियों को कभी भी ना नहीं करना चाहिए। तुम चिंता मत करो, घर का क्या है, ये आज नहीं तो कल छूट जाएगा या नया बन जाएगा, लेकिन तुम्हारे जीवन का ये बेहतरीन पल बार बार नहीं आएगा। दामिनी नीरज काफी परेशान हो जाते हैं। माँ जी, नीरज जी, क्या सोच रहे हो आप दोनों? हम आगे दिन रात मेहनत करके सारा कर्ज चुका देंगे। मैं रात दिन कपड़े सिलाई का काम करूंगी, गांव में जाकर मजदूरी भी करूंगी। तभी दामिनी नीरज भावना की बात मान लेते हैं और कुछ ही दिनों बाद नीरज गांव के साहूकार के पास अपना घर 1 लाख रुपए में गिरवी रख देता है और एक आदमी से थोड़े पैसे उधार लेकर शादी के सामान की खरीदारी में लग जाता है। इधर भावना घर में रात दिन सिलाई का काम करने लगी। शादी को अब केवल 10 दिन का ही समय बचा था। एक शाम, माँ जी, मैं शहर जाकर लहंगे का बढ़िया से कपड़ा लेकर आती हूँ और रसिका के लिए शादी का लहंगा सीती हूँ। बहू, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। दोनों शहर से कीमती लहंगे का कच्चा कपड़ा लेकर आते हैं, जिसके बाद भावना अपने हाथों से सिलाई मशीन पर रसिका के लिए शादी का लहंगा सिलती है। करीब 3 दिनों तक रात दिन सिलाई करने पर भावना रसिका की शादी का लहंगा सिल लेती है। वाह, कितना सुंदर लहंगा सिया है तूने बहू। 2 दिन बाद, अब शादी को केवल कुछ समय बचा था, तभी जानवी दामिनी के घर आती है। समधन जी, आप? दामिनी जी, मेरे बेटे को शहर की एक लड़की रिया का रिश्ता आया है, जो काफी अमीर है, और लड़की वाले दहेज में लड़की को सोने और हीरे का बना लहंगा दे रहे हैं। अब हमारे परिवार में सबकी राय ये है कि अजय की शादी रिया से करवा दी जाए। ये सुनकर भावना और सबके होश उड़ जाते हैं। ये क्या बोल रही है आप समधन जी? शादी की पूरी तैयारियां हो चुकी है, रिश्तेदार, गांव, हर जगह न्योता जा चुका है, और आप ये? मैं आपकी बात समझती हूँ दामिनी जी, पर क्या करूँ, मैं अपने पति के आगे कुछ नहीं कह सकती। अगर आप भी रसिका को शादी में सोने हीरे का बना लहंगा दे तो अजय की शादी रसिका से होगी, वरना अजय रिया से शादी कर लेगा। मुझे कल शाम तक सोचकर बता दीजिएगा। जानवी वहाँ से चली जाती है। ये काकी जी कैसी बातें करके गई? माँ, ये कैसे हो सकता है? सारी तैयारी हो चुकी है और वो ऐसे कैसे कर सकती हैं? एक खुशी पाने के लिए हमें कितना संघर्ष करना पड़ रहा है भगवान जी। भगवान जी, आखिर क्यों मेरी बच्ची के साथ ऐसा हो रहा है? तभी दामिनी बेहोश हो जाती है। ये देखकर भावना नीरज खूब रोने लगते हैं और रसिका अपना शादी का लहंगा लेती है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। इस जीवन में मुझे शादी का सुख पाना लिखा ही नहीं है, अब मेरा जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं रहा। रसिका दौड़ते हुए घर से बाहर चली जाती है और उस लहंगे के टुकड़ों को लेकर भावना घर से बाहर आती है और रसिका को ढूंढने लगती है। कहाँ चली गई रसिका? कहीं वो अपने आप को कुछ कर ना ले।
भावना काफी देर तक रसिका को ढूंढने लगती है। रात का समय, तभी भावना को रसिका एक सुनसान इलाके में एक विशाल पेड़ के नीचे बेहोश पड़ी दिखाई देती है। रसिका! भावना रसिका के पास आती है तो रसिका के मुंह में सफेद झाग आ रहा था और उसके पास एक जहर की बोतल पड़ी थी। रसिका ने जहर खा लिया था। रसिका! नहीं रसिका! रसिका की ऐसी हालत देखकर भावना खूब रोती है। ये क्या हो गया भगवान जी, आपको रसिका को ठीक करना होगा भगवान जी, रसिका उठो। तभी रसिका के बगल में जो विशाल पेड़ था उसके अंदर से एक सुंदर सी परी निकलती है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी ननंद को अभी ठीक कर देती हूँ। तभी परी अपने जादू से रसिका को ठीक कर देती है और उसे होश आ जाता है। जादुई परी हमारी सहायता करो। भावना उस जादुई परी को सारी बात बताती है, जिसके बाद जादुई परी लहंगे के उन टुकड़ों पर अपने जादू से कुछ करने लगती है। भावना, अब इन टुकड़ों को लेकर घर जाओ, इनसे शादी का लहंगा सियो। जैसे ही रसिका इस लहंगे को पहनेगी, उसका लहंगा जादुई सोने का लहंगा बन जाएगा। तभी रसिका भावना घर आते हैं, जिसके बाद भावना उन टुकड़ों को जोड़कर उनसे लहंगा सिलती है और जैसे ही रसिका उस लहंगे को पहनती है, वो लहंगा सच में जादुई सोने का लहंगा बन जाता है। अरे वाह, ये तो सोने का लहंगा बन गया। तभी उस लहंगे से कई सारे पैसे, सोने के जेवर, कपड़े और काफी सारा सामान निकलता जाता है। इतना सारा सामान, इतना खजाना देखकर सब काफी खुश हो जाते हैं। तभी भावना उस जादुई लहंगे के जादू से 4 सोने के लहंगे बुलाती है, जिसके बाद एक सोने का लहंगा पहनकर रसिका अजय से शादी करके अपने ससुराल चली जाती है। इधर भावना उस जादुई सोने के लहंगे से हर बार पैसे मांगकर अपनी गरीबी दूर करती गई और खुशी खुशी अपने ससुराल वालों के साथ अपना जीवन बिताने लगी।